हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल्स विच इज़ ए पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी। एंड टोटली ये एनसीईआरटी बेस्ड है। इट मीन्स ये जो टॉपिक है ये स्पेशली जो यूजफुल रहेगा वो रहेगा नीट एस्पिरेंट्स के लिए। And CSIR aspirants can also watch this video because they can clear also your concepts regarding these topics. And this is also useful for other competitive exams like CGL, UPSC, etc. स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा जस्ट कि आपने ये वीडियो जो है एंड तक देखनी है। स्पेशली फॉर नीट एस्पिरेंट्स आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखनी है। आई गारंटीड कि आप इस कंसेप्ट से, इस वीडियो से हर एक क्वेश्चन को, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप क्रैक कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैं आपको जो ये एनसीईआरटी में आप इसको टॉपिक देख लेना, एनसीईआरटी में थोड़ा ये पैराग्राफिक फॉर्म में दिया हुआ है एज यूजुअल, जैसे एनसीईआरटी में देते हैं, है ना। बट यहाँ पे जो ये वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है ना, मतलब जो ये एक्सप्रेस करने का तरीका है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। मैंने आपको अलग से ये तरीका लिया हुआ है और वेरी यूनिक और सिंपल तरीका है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो आपने एंड तक देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं हम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल। पहले हम ये समझते हैं डाइजेस्टेड मटेरियल का क्या मतलब है। देखो स्टूडेंट्स, डाइजेस्टेड मटेरियल मीन्स ऐसा फूड या मटेरियल जो डाइजेस्ट हो चुका है। मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा कि जो फूड है या मटेरियल है कैसे डाइजेस्टेड होता है। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि फूड को या कोई भी न्यूट्रिएंट को हम ओरली इनटेक करते हैं या इंजेक्शन करते हैं, मतलब माउथ के थ्रू हम जो है वो फूड को खाते हैं। देखो, हमने माउथ के थ्रू फूड को खाया। अब आपको पता है कि माउथ में, या इसको ओरल कैविटी बोलो, वक्कल कैविटी बोलो, यहाँ से क्या होगा, आपका सलाइवा रिलीज होगा और फूड के साथ मिक्स हो जाएगा और फूड की जो है माउथ में मैस्टिकेशन होगी। मतलब वो फूड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा छोटे छोटे पीस में। आपको पता है कि फूड को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे दाल चावल हो, चाहे कोई एनी टाइप ऑफ फ्रूट हो, हम उसको एज यूजुअल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लेते हैं। ऐसा नहीं करते हम कि कोई फ्रूट है उसको हम कूट कूट के खाएंगे, नहीं, उसको हम ऐसे ही उसको जो है कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लेते हैं। फिर हमारे माउथ के अंदर जो है उसकी मैस्टिकेशन होती है, यानी वो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पीसेज में। जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा फिर क्या होगा कि वो वोकल कैविटी से यहाँ जैसे फायरिंग्स के पास चला जाएगा, है ना। और फायरिंग्स क्या होता है, वो एक कॉमन पैसेज होता है फॉर व्हाट, फॉर फूड एज वेल एज एयर। वो डिसाइड करता है कि जो हमने फूड मैस्टिकेट किया हुआ है, हमने फूड जो चबाया हुआ है, च्यूब किया हुआ है, उसको आगे ट्रांसफ़र करना है फूड पाइप में, या हम बोले आइसोफेगस में। आइसोफेगस क्या करता है, उस फूड को यहाँ से यानी फायरिंग से यहाँ पे लाता है, यानी स्टोमक पे, है ना। बिल्कुल हार्ट से नीचे लेफ्ट साइड होता है आपका स्टोमक, यहाँ जैसे यहाँ पे स्टोमक पे लाता है उस फूड को। आइसोफेगस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको स्टोमक में पहुँचाता है। अब आपको पता है स्टमक में पहुंचाएगा तो स्टमक में जो है वो, स्टमक के भी डिफरेंट पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, जो कि हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी जस्ट आपने ये समझना है कि स्टमक में HCl होता है, pH एसिडिक होता है और वो फूड जो है फर्दर डाइजेस्ट होता है, फर्दर ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अब क्या होगा, वो स्टमक से जाएगा आगे इंटेस्टाइन में। यहाँ जैसे इंटेस्टाइन होगा, मतलब कि इंटेस्टाइन का जो आप देख पा रहे हो, आई थिंक यहाँ पे इंटेस्टाइन का जो है वो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनियम, वो स्टोमक से फूड को रिसीव करेगा और आगे ट्रांसफ़र करेगा फर्दर पार्ट में, लाइक जेजनम। जेजनम एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसको बोलते हैं मेन साइट फॉर डाइजेशन, है ना। तो वहाँ पे एक्चुअल में डाइजेशन होती है। फिर वो आगे जाता है आपके, पहले देखो ड्यूडेनम से गया जेजनम, फिर जाएगा इलियम। इलियम एक एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है जहाँ पे एक्चुअल में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन। अभी तक हमने देखा डाइजेशन, यानी वो फूड क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलेस्ट वन में टूट रहा है उसको बोलते हैं हम डाइजेशन या डाइजेस्टेड मटेरियल। ठीक है, फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है एब्जॉर्प्शन उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। कुछ एक जो वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाता मटेरियल वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर वहाँ भी जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है मटेरियल वो होता है वेस्ट मटेरियल, जो कि यहाँ जैसे रेक्टम में स्टोर होता है और एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। हमने क्या समझना है कि मटेरियल एब्जॉर्ब कैसे हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। सो ये हमारा आज का टॉपिक है।
स्टूडेंट जो एब्जॉर्प्शन है वो दो तरीके से होती है, एक होती है पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक होती है यहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये बिल्कुल यूनिक तरीका है। आप एनसीईआरटी की बुक देख लेना, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट यहाँ पे कवर है, एक एक पॉइंट कवर है, बट सिंप्लीफाई किया हुआ है मैंने ताकि कभी आप भूल ना पाए। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आने के चांसेस रहते हैं हमेशा। और वहाँ पे आप क्वेश्चन को भी एक मतलब कंसेप्चुअल तरीके से क्रैक कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। देखो स्टार्ट करते हैं पैसिव और एक्टिव। सबसे पहला क्वेश्चन, पैसिव मतलब विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। पहली बात आपने याद रखना है, विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। एनर्जी मीन्स आपको पता है एनर्जी की जो फॉर्म है वो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी। पैसिव प्रोसेस में एनर्जी का कोई भी यूज नहीं होता है। एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज होती है। किसके लिए, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी डाइजेस्टेड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए। यहाँ पे पैसिव में एनर्जी की कोई नीड नहीं है और एक्टिव में एनर्जी की नीड चाहिए होती है। ठीक है, सो पैसिव डिफ्यूजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स। इन केस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन्स, देखो डिफ्यूजन आपको पता है कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा, मैं वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, बट जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ डिफ्यूजन मतलब कि मूवमेंट, मटेरियल की मूवमेंट होना। सिंपल डिफ्यूजन मीन्स मैंने आपको यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई है, मानो कि ये क्या है, इंटेस्टाइन है। क्या है, इंटेस्टाइन है। अब ये इंटेस्टाइन के बाहर का मटेरियल है जो कैसा है, डाइजेस्टेड मटेरियल है ना, कैसा है, डाइजेस्टेड मटेरियल है। उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, बाहर हाई है, क्योंकि हम फूड इनटेक कर रहे हैं, उसकी डाइजेशन हो रही है, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, हाई है। तो वो कैसे मूव करेगा, हाई से लो की ओर। हाई से लो की ओर मीन्स अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। स्टूडेंट्स सारे ये क्वेश्चन ही है, अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होती है। कहाँ पे, सिंपल डिफ्यूजन के केस में। इतना आपने याद रखना है जस्ट। ठीक है, स्पेशली जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, यानी जो वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल है, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं, है ना। या हाइड्रोफोबिक गैसेज है लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्सेट्रा, जो है वो भी यहाँ से इजीली डिफ्यूज कर सकती है। ये देखो यहाँ पे, ये है आपका इधर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर वाला रीजन, ये है डाइजेस्टेड फूड, ये आ गया यहाँ पे, इसकी कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है इसीलिए मूव कर गया बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, यहाँ पे मानो ये पे यूरिया भी यहाँ यूरिया भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर सकता है, बेशक थोड़ा स्लोली मूव करेगा, है ना। अमोनिया भी, वाटर भी कैसा करेगा, स्लो सिंपल डिफ्यूजन शो करेगा, है ना। इसमें एनर्जी का कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, सेकेंड आया यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कैरियर मीडिएटेड, सेकंड इज चैनल मीडिएटेड। कंफ्यूज नहीं होना, कैरियर मीडिएटेड मीन्स वही आपका ये इंटेस्टाइन के बाहर वाला रीजन है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, कैरियर मीडिएटेड थोड़ा कैसा है, क्वेश्चन है कि ये हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक मीन्स शेप डिपेंडेंट है। ये चीज़ आपने याद रखनी है इस केस में। शेप डिपेंडेंट मीन्स देखो जो बाहर ये डाइजेस्टेड मटेरियल है, अगर इसकी शेप मिल जाए इसके साथ, ये कैरियर है, कैरियर में क्या है, अल्टीमेटली एक ट्रांसपोर्टर है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्या है, ट्रांसपोर्टर। और सिंपल बताऊं, मानो ये ट्रांसपोर्टर बोलोगी, ये प्रोटीन है, दैट्स इट, ये प्रोटीन है। अब जो बाहर डाइजेस्टेड मटेरियल है, अगर उसकी कन्फर्मेशन इसके साथ मिलती है, मतलब इस तरीके का हो डाइजेस्टेड मटेरियल, तो उसको रिसीव करेगा, देखो यहाँ पे, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे यहाँ पे नीचे उल्टा हो जाएगा, मतलब जो इसने यहाँ से रिसीव किया वो यहाँ पे अंदर ये छोड़ देगा, अंदर मतलब कि ल्यूमेन में, यानी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगी बाहर वाला डाइजेस्टेड मटेरियल की, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। जस्ट याद रखना है, ये कैसा है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, वो भी हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, सेकंड आया चैनल मीडिएटेड। यहाँ पे दो केस होते हैं, अगर तो चैनल ओपन हुआ फिर तो वल्ले वल्ले है ना। वल्ले वल्ले मीन्स जो आपका बाहर से डाइजेस्टेड मटेरियल है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ईजी मूव करेगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा, एनर्जी का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, है ना।
सो हाँ, अगर ये क्लोज हुआ तो फिर ये थल्ले थल्ले है। थल्ले थल्ले मीन्स ये जो है वो इंटेस्टाइन में ही रहेगा डाइजेस्टेड मटेरियल जब तक ये चैनल ओपन नहीं हुआ। ठीक है, तो चैनल मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कुछ एक आयंस को भी ट्रांसफर करता है, कुछ एक आयंस को। ठीक है, क्योंकि जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में है या पैसिव एब्जॉर्प्शन में है, यहाँ पे जो है वो आयंस और लार्ज यानी डाइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, क्योंकि आयंस और पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो वो एनर्जी कहाँ यूज होती है, वो होती है एक्टिव एब्जॉर्प्शन में। जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो फर्दर 2 टाइप का है, एक प्राइमरी एक्टिव और एक सेकेंडरी एक्टिव। ठीक है, इन केस ऑफ प्राइमरी एक्टिव आपने अगर सुना होगा सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप लगा होता है, जो क्या करता है वो सोडियम आयन को ई फ्लक्स भी करता है, 3 सोडियम आयन को ई फ्लक्स करता है मतलब बाहर की ओर फेंकता है, और 2 पोटाशियम आयन को इनफ्लक्स करता है मतलब कि अंदर की ओर फेंकता है। सो ये जो चैनल है ये भी एक प्रोटीन है, नाम है सोडियम पोटाशियम एटीपीएज पंप, मतलब कि सोडियम को बाहर पोटाशियम के अंदर। एटीपीएज मीन्स इसके पास अपनी एटीपी भी होती है, बट वो एटीपी सफिशेंट नहीं होती है मूवमेंट करने के लिए, इसीलिए इसको और बाहर से एटीपी की जरूरत पड़ती है। जब बाहर से इसको एटीपी मिलती है तो जो इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड मटेरियल हो, आयंस के फॉर्म में मिनरल्स हो, उन मिनरल्स को ये सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, उन मिनरल्स को ये आराम से जो है अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो एब्जॉर्ब करता है। याद रखना, एनर्जी का इस्तेमाल करके। ठीक है, नेक्स्ट आया सेकेंडरी एक्टिव एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, देखो ये प्रोटीन है और प्रोटीन का नाम क्या है, SGLT, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज सिम्पोर्टर। आप नोट डाउन कर दो अपने नोटबुक में। हाँ, एक चीज़, अगर आपने SGLT और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सेल बायोलॉजी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे मैंने SGLT और P टाइप पंप सारे पंप जो डिटेल में स्टडी कर दिए। ऐसा करो एक बार वो वीडियो भी देख ही लो, है ना। उससे क्या होगा, आपका यहाँ से अगर क्वेश्चन आ भी जाए, है ना, तो आप वहाँ से आराम से प्यार से खुशी क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, फिलहाल हम SGLT पे यहाँ पे ध्यान देते हैं। ये क्या करता है, देखो ये मूवमेंट करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्राइमरी एक्टिव एज वेल एज सेकेंडरी एक्टिव। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर बाहर कंसंट्रेशन ग्लूकोज की कम है और अंदर ज़्यादा है, फिर भी क्या करेगा, ये बाहर से अंदर ही लाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, मानो कि यहाँ पे एक छोटा सा रूम है, एक रूम है और इस रूम की कैपेसिटी है 30 बच्चों की, और 30 बच्चे ऑलरेडी इसके अंदर है। ठीक है, अब बाहर से बोलते हैं 20 बच्चे कि हमने भी इसी रूम के अंदर जाना है, तो क्या होगा, धक्का मुक्की होगा, बाहर से धक्के लगना, एनर्जी यूज होगी कि भाई इनको भी धक्का दो, इनको भी अंदर ही एडजस्ट कर दो। वही यहाँ पे है कि देखो यहाँ पे मानो कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है बहुत ज़्यादा। अब क्या हो रहा है कि इंटेस्टाइन के पास और ग्लूकोज आ रहा है, अगर और ग्लूकोज आ रहा है तो SGLT क्या करेगा, उस ग्लूकोज को यहाँ से अपटेक करेगा और फिर से जो है वो हाई कंसंट्रेशन की ओर अंदर एब्जॉर्ब करेगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसीलिए ये भी एनर्जी को यूज करता है और ये रिस्पॉन्सिबल है आयंस और ग्लूकोज की मूवमेंट के लिए, है ना। लैक्टोज, फ्रक्टोज, ऑल डाइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल जो है वो कैन शो द मूवमेंट या कैन बी एब्जॉर्ब बाय द SGLT या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू। स्टूडेंट्स, ये था हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस फॉर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आयंस, सब यहाँ से जो है वो एब्जॉर्ब हो गए। आपने सुना होगा कि लिपिड का नाम नहीं आया, है ना, यानी फैट का नाम नहीं आया। और आपको पता है फैट भी तो एब्जॉर्ब होगा भाई, ऐसा तो नहीं है कि फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा, या हम जो फूड खाएंगे उसमें फैट नहीं होगा, उसमें फैट भी तो होगा। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो फैट है वो ईजिली इस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है ना। फैट को जो है वो ईजिली हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो फैट है उसके पास हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होती है।
हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होती है इस तरह से। ये यहाँ पे हाइड्रोफिलिक हेड है और ये हाइड्रोफोबिक टेल है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपने ये डिटेल में पढ़ना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, तो आप ऐसे ही सेल बायोलॉजी पे जाइएगा और मैंने आपको 6 से 7 वीडियो बनाई है इस पे, है ना, सोडियम पोटेशियम पे, SGLT पे, और भी आपको 2-4 इंपॉर्टेंट वीडियो पे मिलेगी, उनको आप देख लेना। जस्ट मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि इस लिपिड कैसे एब्जॉर्ब होता है, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। लिपिड स्टूडेंट्स या फैट या लिपिड एब्जॉर्ब होता है, उनको कन्वर्ट करते हैं मिसेल के फॉर्म में। मिसेल का मतलब है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे इस तरह से जो ये हाइड्रोफोबिक हेड और टेल है, इस तरह से ये एक इनको सर्कल में बनाया जाता है। ये इस चीज़ को बोलते हैं हम मिसेल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिसेल्स। अब क्या होता है, इसमें प्रोटीन की सॉर्टिंग की जाती है, यानी प्रोटीन की लेवलिंग की जाती है, यानी प्रोटीन को इसके साथ बाइंड किया जाता है। ये आपने यहाँ पे याद रखना है, इसके साथ क्या जाता है? प्रोटीन को बाइंड किया जाता है। फिर क्या होगा उसमें, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से यहाँ बनाता हूँ इसी फॉर्म में, देखो ये यहाँ पे आपका मिसेल्स है। अब क्या होगा, अगर इसके ऊपर प्रोटीन इस तरह से बाइंड कर दी जाएगी, प्रोटीन के लेबलिंग कर दी जाएगी, छोटा पार्ट प्रोटीन का बाइंड कर दिया जाएगा, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा लिपोप्रोटीन। क्या बना? लिपोप्रोटीन मीन्स लिपिड्स एज वेल एज प्रोटीन। ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट लिपिड, बाहर वाला पार्ट है प्रोटीन, इसलिए बोला इसको लिपोप्रोटीन। और आपके एनसीईआरटी में क्लियरली इसको बताया हुआ है। क्या बताया? ये आपने, ये टर्म आपने याद रखनी है। एनसीईआरटी में इसको बताया हुआ है काइलोमाइक्रॉन्स। एनसीईआरटी में इसको बताया हुआ है काइलोमाइक्रॉन्स। ये चीज़ आपने बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में लिपोप्रोटीन को काइलोमाइक्रॉन्स कहा गया है। ठीक है, हमने क्या देखा? फैट को जो है इस प्रोसेस से एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, तो फैट को पहले मिसेल्स बनाया जाता है, फिर मिसेल्स में प्रोटीन का कुछ एक पार्ट जो है वो ऐड कर दिया जाता है, मतलब रिकंस्ट्रक्शन की जाती है उसमें। जब रिकंस्ट्रक्शन होगी तो वो बनाएगा एक लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, विच इज़ नोन एज काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है, फिर एक काइलोमाइक्रॉन जो है वो विलाई में जाएगा। किसमें? विलाई में। और आपको पता है इंटेस्टाइन में विलाई और माइक्रोविलाई होती है। किसके लिए? एब्जॉर्प्शन करने के लिए क्या होती है? विलाई और वहाँ पे माइक्रो विलाई होते हैं, और इसको वहाँ पे कहा गया है लैक्टेज। ये आपके टर्म जो है वो एनसीईआरटी में दिए है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कोई ये नॉर्मल चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर ये कहाँ चला जाएगा? लैक्टेज अल्टीमेटली जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, यानी ब्लड कैपिलरी में चला जाएगा, जहाँ से अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन होगी। ये सारा जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ये भी कहाँ से आ जाएगा? ये भी जब ये बाहर से, मतलब कि स्टोमक के या इंटेस्टाइन के बाहर वाले रीजन से जब ये एब्जॉर्ब होता है अंदर, है ना, तो अंदर जो अल्टीमेटली ये भी कहाँ जाता है? ब्लड कैपिलरी में, ब्लड स्ट्रीम से। और उन ब्लड कैपिलरी और ब्लड स्ट्रीम से थ्रू आउट द बॉडी जो है सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मिनरल्स, है ना, सारे आयंस पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि हर एक बॉडी को ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की, आयंस की, मिनरल्स की। बेशक वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, सभी की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बॉडी की डेवलपमेंट है, हमारे बॉडी की डिवीज़न है, हमारे बॉडी की ग्रोथ है, पूरी डिपेंडेंट है फूड में। और आपको पता है फूड में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, है ना, फूड में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इनको हम ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल के बारे में। कोई आपकी क्वेरीज होगी, कोई आपका क्वेश्चन होगा, तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। इसके नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं मिल रहे तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज। कोई किसी का डाउट होगा उसके लिए भी, है ना, किसी को नोट्स चाहिए होंगे
तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं vinod.chauhan2252@gmail.com में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे। अगर आपको वे ऑफ टीचिंग कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच।